दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई अभ्यर्थी इस विषय का चयन करके इन परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं। दोस्तों परीक्षाओं में सफलता के लिए किसी विषय के अध्ययन के साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें विषय से संबंधित अवधारणाओं तथा तथ्यों को याद रखने में सहायता मिलती है। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी भूगोल की रिमाइंडर श्रृंखला। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित सभी टॉपिक्स को वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। पहले हम भारत के भूगोल और आगे विश्व के भूगोल को कवर करेंगे। भारत के भूगोल खंड में सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार करेंगे। आगे सिलेबस के अनुसार अन्य सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रश्नों पर आने से पहले आइए भारत के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। दोस्तों यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस हैं। दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक यानी गुजरात और पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों भारत का मानक समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 8 भारतीय राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश शामिल हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी 1,663 किलोमीटर, इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा है और भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। तो ये था भारत का सामान्य परिचय। आइए अब प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वो कौन सा है? तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरी दृष्टि से जो है ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 2.4%। और आप जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो ये कौन कौन से देश हैं? रूस, कनाडा और देखिए यहाँ पर देखिए रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो ये 2,933 किलोमीटर है। उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? तो आप जान लीजिए, ये है किविथु। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थिर अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण है कि राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप जानते भी होंगे, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जिस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, वो उसका जो है वो कौन सा अक्षांश और देशांतर है? तो आप जान लीजिए, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 50 मिनट 34 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर हिंद महासागर में स्थित है और 2004 की सुनामी के बाद ये समुद्र में डूब चुका है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच औसत समय से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और आप जानते हैं कि ये जो भारत का मानक समय इसी केंद्रीय देशांतर रेखा से मापा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा है और ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा या मानक समय, इसी समय को माना गया है, इसी देशांतर के समय को देश का मानक अथवा प्रामाणिक समय माना गया है। ये रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि जिलों से होकर गुजरती है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रामाणिक समय लिया जाता है कहाँ से? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर है और आप जानते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं। दोनों स्थानों के देशांतर या भारत का जो पूर्वी छोर है और जो पश्चिमी छोर है, इसमें जो है दोस्तों समय पृथ्वी अपने समय जो है वो 2 घंटे का अंतर है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत का जो मानक समय है, इसीलिए भारत के बीचों बीच से लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर जो हम देशांतर की बात करें तो
देखिए 68 डिग्री से 7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसके बीच भारत स्थित है, और इन दोनों स्थानों में जो है जो अंतर है देशांतर का वो लगभग 2 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत की मानक रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये मिर्जापुर और प्रयागराज आदि जनपदों से होकर गुजरता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, कितना? तो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है पृथ्वी जो है अपने अक्ष से। देखिए दोस्तों, अगर जो समय की बात हम कर रहे थे कि पूर्वी बिंदु में भारत के और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है, तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो इस तरह से अगर जो आप देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देशांतरी विस्तार 30 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे समय हो जाएगा दोनों बिंदुओं में। और इसी समय को एकीकृत या स्टैंडर्ड करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों तक विस्तारित है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि देशांतरों के मध्य कितना विस्तारित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, याद रखिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा में से जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। भारत विषुवत रेखा के किस ओर स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों, भारत जो है ये विषुवत रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तब क्या होता? तो आप जान लीजिए, यदि भारत कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा पर होता भारत की स्थिति, तो यहाँ पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, क्योंकि विषुवत रेखी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है और बहुत अधिक वर्षा होती है। साथ ही विषुवत रेखी प्रदेश में प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा जिस नदी को 2 बार काटती है, तो ये है माही नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। नर्मदा नदी स्थित है कहाँ पर? तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। सोन, रिहंद, बेतवा को कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को नहीं काटती। नर्मदा नदी कर्क रेखा के दक्षिण में है, जबकि अन्य नदियाँ आप जान लीजिए, जैसे सोन, रिहंद, बेतवा को कर्क रेखा काटती है और माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ है कितनी बार? तो ये युद्ध 3 बार हुआ है, 1948, 1965 और 1999 में। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये बांग्लादेश की समस्या के कारण, जिसका तत्कालीन नाम पूर्वी पाकिस्तान था, और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये बांग्लादेश के रूप में 1971 में अस्तित्व में आया है।
अब आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का जो है मेल होता है। 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान हैं। और पड़ोसी देशों से लगा जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है वो बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार, छठे पर भूटान और सातवें पर अफगानिस्तान है। यानी बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक लंबी है और अफगानिस्तान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। भारत और श्रीलंका को अलग करता है क्या? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। अगला प्रश्न है, डोकलाम कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, भूटान, चीन, भारत के त्रिमुहानी पर डोकलाम स्थित है। डोकलाम जो है दोस्तों भूटान का एक पठारी क्षेत्र है। डोकलाम के उत्तर में तिब्बत यानी चीन की चुंबी घाटी, पूरब में भूटान की घाटी और पश्चिम में सिक्किम है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा देशों की सीमा निर्धारित करती है किसकी? तो याद रखिएगा, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा जो कि उत्तर पूर्व है उसका निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भूटान के पूरब में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत मंत्री आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। और अन्य सीमा रेखाओं में आप जान लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य जो है वो डूरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा से होता है। मैकमोहन रेखा का सीमांकन कब हुआ था? तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है, इसका निर्धारण 1914 के शिमला सम्मेलन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 22,623.3 किलोमीटर। इसमें आप जान लीजिए 15,106.7 किलोमीटर भू सीमा और जल सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो हैं यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो उत्तर है बांग्लादेश और भारत के साथ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है किससे? तो नेपाल, चीन और भूटान से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि सिक्किम राज्य भारत का ये 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 3 जिले जिनकी सीमा तिब्बत यानी चीन के साथ लगती है, तो ये जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद। दोस्तों, वर्तमान में गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत एक प्रदेश है और इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले उभयनिष्ठ हैं? तो ये हैं 7 जिले। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,
बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भू सीमा को जो है लंबाई किलोमीटर में। तो आप जानते हैं 7 देश हैं जो कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें बांग्लादेश सबसे लंबी 4096.7 किलोमीटर, चीन से जो भारत की सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है। तो जान लीजिए भारत के 7 पड़ोसी देश जो है इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब आइए इसके बाद भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। इसमें उत्तर का पर्वतीय भाग है, दूसरा उत्तर के विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा भारत के तट और द्वीप। ये भारत को 4 विस्तृत जो है भौगोलिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। संस्तरण और विवर्तनिक इतिहास, उच्चावची विशेषताओं और अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 4 बृहद, 20 मध्य स्तरीय और 58 लघु स्तरीय भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये 4 बृहद प्रदेश आप जान लीजिए उत्तर के पर्वत, उत्तर के पहाड़, बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और भारतीय तट और द्वीप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उप विभाग में रखा जाता है किसमें? तो ये उत्तरी दक्कन पठार में। दोस्तों एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महाराष्ट्र पठार को उत्तरी दक्कन पठार में रखा जाता है और एसपी चटर्जी ने भारत का आर्थिक विभाजन भूगर्भिक और भौगोलिक संरचना के आधार पर किया है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए शैल समूह और शैल तंत्र आपका मिलान करना है। आर्कियन शैल समूह ये धारवाड़ शैल तंत्र से, पुराना या पुराण ये विंध्यन से, द्रविड़ियन आर्डोविशियन शैल तंत्र से और आर्यन ये गोंडवाना शैल तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप या दक्कन जाल का निर्माण हुआ है तो ये मेसोजोइक महाकल्प और क्रिटेशियस कल्प में आप जान लीजिए दक्कन जाल का निर्माण हुआ है। दोस्तों इस काल में विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हुआ और इसमें कई हज़ार मीटर 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं 3000 मीटर तक की मोटाई में बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है और ये प्रदेश दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप किससे बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन ट्रैप की रचना हुई है। अगला प्रश्न है ट्रैप मेघालय, करेवा कश्मीर घाटी, उत्खात भूमि चंबल घाटी और पाट भूमि रांची पठार में सुमेलित नहीं है। कौन सा? तो ट्रैप मेघालय ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ट्रैप शब्द चट्टान संरचनाओं के लिए 1785 से 95 के बाद भूविज्ञान में प्रयोग किया गया और एक स्वीडिश शब्द ट्रैप से लिया गया है जिसका प्रयोग सीढ़ियों के लिए होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहा जिस पर सीढ़ी नुमा आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ट्रैप दक्कन ट्रैप से संबंधित है न कि मेघालय से। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है किससे? तो ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः पाए जाते हैं कहाँ पर? तो गोंडवाना शैल तंत्र प्रमुखतः देश के 4 भागों छोटा नागपुर के दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, वेनगंगा और वर्धा घाटियाँ तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर और सिक्किम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए थार मरुस्थल, कच्छ का रण, मध्य गंगा का मैदान, कश्मीर और कर्नाटक में से जहाँ चतुर्थक तंत्र शैल नहीं पाए जाते।
तो कर्नाटक में चतुर्थक शैल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। चतुर्थक शैल तंत्र के अंतर्गत उत्तरी भारत के नदी निक्षेपों का लगभग 6,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाया जाता है। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाट भूमि पाई जाती है और ये भूमि समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की औसत ऊंचाई रखती है। इसका ऊपरी भाग समतल होता है, जैसे नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, खमार पाट और रुदनी पाट। रांची पठार उदाहरण है किसका? तो उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है रांची का पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के जिन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? आपको बताना है। तो ये था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। दोस्तों, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने वास्तव में भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो समुद्र मार्ग से जो है 1498 में कालीकट पहुंचा था और इस समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोपीय साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। और ये तट रेखा कितनी है? तो गुजरात की सर्वाधिक तट रेखा 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की तट रेखा 652.6 किलोमीटर। केरल की तट रेखा 569.7 किलोमीटर। तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर है। और दोस्तों, भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी 1600। गुजरात की जो तट रेखा है, आप जान लीजिए, यहाँ पर दिया है 1214.7 किलोमीटर। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक में देखा जाए तो भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा 1663 किलोमीटर दिया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा आती है। मेघालय की राजधानी आपको बताना है तो शिलांग है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप में स्थित है। तो भारत में स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? तो ये आप जान लीजिए, भारत में स्थित है और ये शांत ज्वालामुखी है जो अंडमान से लगभग 80 किलोमीटर पूरब में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिलांग के पठार को मेघालय नाम किसने दिया था? तो शिवा प्रसाद चटर्जी, एसपी चटर्जी या शिवा प्रसाद चटर्जी ने शिलांग के पठार यानी गारो खासी जयंतिया को मेघालय नाम दिया। बाद में असम से इसी पठारी क्षेत्र को अलग कर एक नए उत्तर पूर्वी राज्य का निर्माण 1972 में हुआ। तब से भारत सरकार ने यह नाम अपना लिया और एसपी चटर्जी राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन के संस्थापक निदेशक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु का तट कहलाता है कौन सा तट? तो ये कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक ये तट कोरोमंडल तट कहलाता है। यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्रों में ABCD तट प्रदर्शित करते हैं। तो ए कोंकण तट, बी कनारा तट, सी मालाबार तट और डी उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ है। तो आप जान लीजिए, गारो राजमहल विदर का निर्माण अधः भ्रंश यानी डाउन फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है। इसे मालदा विदर या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है और इस गैप का अधिकांश भाग बांग्लादेश में और कुछ भाग भारत में विस्तृत है। आइए जान लेते हैं दोस्तों तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो है लंबाई। गुजरात का जो तटीय सीमा है, लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र का 652.1
2.60 किलोमीटर, गोवा का 101 किलोमीटर, कर्नाटक का 280, केरल का 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का जो तटीय विस्तार है वो 906.90 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, ओडिशा जो है दोस्तों 476.40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप का 42.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 47.60 किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962.0 किलोमीटर। तो कुल द्वीप समूह की लंबाई 7516.60 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हमने सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।